नमस्कार, गाँव सवेरा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वर्कश्यूटी चैनल के संस्थापक संदीप राव जी। संदीप राव जी लगातार ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, मज़दूर वर्ग के बीच से लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। संदीप जी आपका स्वागत है गाँव सवेरा में। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया। संदीप जी सबसे पहले ये कि आज 1 जुलाई है और आज से जो नए लेबर कोड हैं वो लागू किए जाने हैं और इनकी जो तैयारी है काफ़ी लंबे लंबे टाइम से पहले से चल रही थी। तो बेसिकली अगर आप संक्षिप्त में बता पाएँ कि ये लेबर कोड क्या हैं और इनका जो एक मज़दूर वर्ग है ख़ास तौर से जो मज़दूर हैं, उन पे इनका सीधा असर कैसे हमें देखने को मिलेगा? देखिए जब 2020 में लॉकडाउन के तुरंत बाद माने बीच लॉकडाउन में संसद खुलवा करके 2 कानून पास कराए गए थे। पहला कानून ये किसानों का जो 3 कृषि कानून थे वो पास किए गए थे और दूसरा 44 लेबर लॉज़ को खत्म करके 4 लेबर कोड बनाए गए थे। और ये 2 कानून जो बनाए गए थे उसको लेकर के देश भर में काफ़ी अ, हंगामा हुआ, काफ़ी आक्रोश लोगों ने व्यक्त किया और किसान तो दिल्ली तक चढ़ करके और इन कानूनों को वापस करवाया लेकिन मज़दूर अब और आपको याद होगा कि जब किसान जिस दिन 26 नवंबर 2020 को जब दिल्ली की तरफ कूच किए थे, तो वो दिन जो है 26 नवंबर को वो ट्रेड यूनियनों ने भी लेबर कोड के खिलाफ और किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश में एक आम हड़ताल की घोषणा की थी। उसी दिन पंजाब से किसान चले थे। तो इसको लेकर के तभी से 2019 से ही ये सब चीज़ें चल रही हैं। 2019 में इन्होंने वेज कोड पारित करवा दिया था, जो अब जी, लागू होगा और जी, 2020 में संसद में जब कृषि कानूनों के साथ 3 लेबर कोड उन्होंने बनाए थे, जिसमें 27 या 29 लेबर जो कानून हैं, उनको हुँ, खत्म कर दिया गया जी, बेसिकली। जी, और अगर मोटा-मोटी समझा जाए तो जैसे आज अगर लागू हो रहा है और तमाम मीडिया इसको कवर भी कर रहा है कि 1 जुलाई 2022 से ये लागू हो जाएगा। हालाँकि लगभग 3 या 4 बार ये अपनी डेडलाइन मिस कर चुका है क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि 1 अप्रैल 2021 में इसको लागू किया जाएगा, फिर कहा गया कि 6 महीने बाद लागू किया जाएगा और उसके बाद अब सरकार कह रही है कि अब 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा। तो सबसे पहला जो मोटा-मोटी अगर कोई समझना चाहे कि इसका असर क्या पड़ेगा, तो 4-5 बिंदु हैं। पहला बिंदु ये है कि अ, जो जो लेबर कोड है, जो वेज लेबर कोड है, उसमें एक प्रावधान है कि जितनी ग्रॉस सैलरी है, यानी कि जितनी कुल सैलरी आपको मिलती है, उसका आधा कम से कम बेसिक सैलरी होनी चाहिए। आम तौर पर बेसिक सैलरी बहुत कम होती है, उसमें एचआरए और अलाउंस वगैरह-वगैरह डाल करके, कन्वेंस वगैरह डाल करके, ये लोग पूरा सैलरी देते हैं और उसकी वजह से पीएफ को वो कम हो जाता है क्योंकि जी, पीएफ जो है बेसिक सैलरी पर मिलता है। हुँ, तो अब जो है चूँकि ये नियम बन गया है कि बेसिक सैलरी जो है वो ग्रॉस सैलरी की आधी होगी, तो अपने हुँ, आप पीएफ की मात्रा बढ़ जाएगी। जब पीएफ की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपका जो पीएफ का जो अनुपात है, जो कटता है आपकी सैलरी से, वो ज़्यादा कटेगा। ज़्यादा कटेगा तो आपके हाथ में जो टेक अवे सैलरी है वो कम होगी। तो जी, एक तो ये फ़र्क पड़ेगा। हालाँकि इसका दूसरा ये लोग कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा ये है कि इससे पीएफ आपका ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि मान लीजिए आपका ₹1500 ₹1200 पहले कटता था, अब ₹1500 कट रहा है तो 1500 ही कंपनी मिलाती है, तो इस तरीके से पीएफ आपका बढ़ता जाएगा और जो रिटायरमेंट और ग्रेच्युटी है, वो ज़्यादा मिलेगी। पहले 240 दिन बाद ग्रेच्युटी मिलती थी, अब जी, ये कह दिया गया है कि 180 दिन बाद ही ग्रेच्युटी का हुँ, हकदार हो जाएगा कर्मचारी। लेकिन जो बाकी जो 3 लेबर कोड हैं उसमें थोड़ी-सी दिक्कत है। पहला लेबर कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड, हुँ, दूसरा है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन जी, और तीसरा है अ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन एंड रिलेशन। हाँ, हाँ। तो ये 3 जो लेबर कोड हैं, ये 3 लेबर कोड में जो खतरनाक बात है कि ट्रेड यूनियन क्यों इसका विरोध कर रही हैं? क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि आप जो हैं हड़ताल नहीं कर सकते, हड़ताल गैर कानूनी हो गया है। माने हुँ, बिल्कुल एकदम चाइना की तरह है कि हुँ, आप हड़ताल नहीं कर सकते। हुँ, आप कर्मचारियों को इकट्ठा होने का कोई अधिकार नहीं है। हुँ, सामूहिक जो जिसको कहते हैं कि एक बार्गेनिंग करना, सामूहिक बार्गेनिंग जब करते हैं कि वेतन समझौता नहीं होगा, बोनस एक्ट खत्म कर दिया गया है, पीएफ एक्ट खत्म कर दिया गया है।
इस तरीके से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट खत्म कर दिया गया है, हुँ, हुँ, हुँ। ट्रेड यूनियन एक्ट को खत्म कर दिया गया है। तो ये सारे जितनी चीजें हैं, इनको खत्म करके वो एक समेट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम खत्म नहीं कर रहे हैं। हुँ, लेकिन एक्चुअली में वो अब उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, तो जितने भी अब से पहले से जो पेंडिंग है वो तो चलते रहेंगे। उसमें कारखाना एक्ट में या ट्रेड यूनियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, औद्योगिक विवाद अधिनियम जिसको कहते हैं, उसमें जो पहले से जो विवाद चल रहे हैं वो तो पुराने कानून से चलेंगे, लेकिन अब जो नए विवाद होंगे उसमें वो सब वो अब नए लेबर कोड के तहत आएँगे, यानी कि अब जो बहुत सारे अधिकार हैं छिन जाएँगे। अब ये मान लीजिए कि इसमें क्या-क्या किया है, थोड़ा बारीकी में अगर चलें, तो जी। बारीकी में अगर आप चलते हैं, तो ट्रेड यूनियन को पहले जो है 1/3 अगर होता था लगभग कोई मेंबरशिप होती थी, तो उनको ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार था। हुँ, अब वो कम से कम आधे से ज़्यादा हो गया है। आधा अगर मज़दूर आपके पास है पूरे फैक्ट्री का, तब तो आप ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। आज आप देख सकते हैं कि कई-कई फैक्ट्रियों में 10-10, 15-15 दर्जनों ट्रेड यूनियन होती है, छोटी-छोटी ट्रेड यूनियन हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेड यूनियन को एक एक मुश्किल बना दिया गया है कि अब ट्रेड यूनियन आप बना ही नहीं सकते हैं। हुँ, दूसरी बात है कि हड़ताल का, कि आप अगर अचानक हड़ताल देते हैं हड़ताल की कॉल देते हैं, तो वो गैर कानूनी हो जाएगा। गैर कानूनी अगर हो गया, तो आप पर जुर्माना लगेगा। जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, उन पर जुर्माना लगेगा और वो जुर्माना बड़ा हैप्टिक है। वो 1 लाख से लेके 5 लाख के आस-पास जुर्माना लगेगा। यानी कि मज़दूर अगर अपने हक के लिए लड़ाई कर रहा है संघर्ष कर रहा है, तो उस पर जुर्माना आप लगा देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अगर कोई हड़ताल गैर कानूनी हो गई है, तो उसमें जो मज़दूरों का जो सहयोग करने के लिए जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो चले जाते हैं जिस शहर में सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो जाके मदद करते हैं, खाना खिलाते हैं, वहाँ पे जाके भाषण देते हैं, उनका तंबू कनात की व्यवस्था करते हैं, उन पर भी जुर्माना लगेगा, यानी कि वो भी आपराधिक हो गया। यानी हुँ, कि अब मज़दूर तो अपने हक की माँग कर नहीं सकते हैं और वो अपराध है, और दूसरे जो उनकी मदद कर रहा है, वो वो भी गैर कानूनी हो गया है, उन पर भी जुर्माना लगेगा। तो ये बहुत ही ये समझिए कि आने वाले समय में ये पूरा का पूरा जो मज़दूर वर्ग है, उसको एकदम गुलाम बना देने की ये लेबर कोड है और उसकी आज शुरुआत करने की कोशिश हो रही है। हुँ, लेकिन एक चीज़ बता दें कि अभी हुँ, अ, कई सारे राज्यों ने इस पे आपत्ति जताई है, जैसे हुँ, केरल है, हुँ, महाराष्ट्र की सरकार तो अभी बदल गई, लेकिन महाराष्ट्र की जो पिछली सरकार थी, उसने विरोध दर्ज कराया था हुँ, और बंगाल की सरकार ने विरोध दर्ज कराया था, तो ये 3-4 सरकारें ऐसी हैं, जिसने लेबर कोड को मना कर दिया था अपने यहाँ लागू हुँ, करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ उड़ीसा की सरकार, जो कि बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी की जितनी सरकारें हैं, उन्होंने तो लेबर कोड अपने यहाँ लागू कर दिया है। तो बीजेपी की सरकार और जितनी है वो, और बीजू जनता दल की यानी कि उड़ीसा में, और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झारखंड में, तो ये सारी सरकारों ने लेबर कोड अपने यहाँ एक तरीके से लागू कर दिया है कि जी, जब ही सरकार की तरफ से आदेश आएगा, हम अपने यहाँ भी लागू कर देंगे। दूसरी बात ये है कि ये लेबर कोड जो है, चूंकि लेबर एक स्टेट का विषय है, हुँ, राज्य का विषय है, और हुँ, भारत एक संघीय ढांचा है, हुँ, तो भारत के संघीय ढांचे में ये अधिकार होता है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से कानून बनाए, श्रम कानून बनाए। लेकिन अब चूंकि केंद्र सरकार जैसे ये बैकडोर से काम कर रही है, बीजेपी सरकार ये इनके कारण आप समझ ही सकते हैं कि साम-दाम दंड-भेद से वो जी, काम कर रही है इस देश में। अभी हुँ, अ, महाराष्ट्र का जो उदाहरण है सामने है, और इससे हुँ, पहले कई उदाहरण 8 साल में इतने सारे उदाहरण हैं कि गिनते-गिनते थक जाएँगे। हुँ, तो एक तरीके से बीजेपी सरकार बाँह मरोड़ करके सबको अपने नियम कानून को लागू करवाने पर उतारू है। और सबसे मुश्किल बात ये है और सबसे ट्रिकी जो मामला है वो ये है कि वो राज्य सरकारों के मार्फत ये अपने लागू करवा रही है। सबसे पहले वो लेबर कोड आया, मान लीजिए जो हुँ, अ एक कानून आया था कि जो फैक्ट्री है वो उसमें जो 100 पहले ये होता था कि जो 100 कर्मचारी हैं या 100 मज़दूर वाली फैक्ट्री पर सारे नियम कानून लागू होंगे। तो बीजेपी सरकार ने उसको 300 कर दिया, यानी कि 300 से नीचे तक अगर कोई फैक्ट्री है तो उस पर कोई नियम कानून नहीं लागू होगा, वो चाहे जैसे हुँ, काम करे।
तो हुँ, ये इसको सबसे पहले वसुंधरा राजे की सरकार थी राजस्थान में, सबसे हुँ, पहले वहाँ लागू किया। तो सबसे हुँ, एकदम बैक डोर से, उस समय लेबर कोड नहीं बना था, तो हुँ, बैक डोर से अपनी सरकारों में पहले वो लागू करवाते हैं, फिर सेंटर हुँ, में एक कानून बनाते हैं और फिर पूरे हुँ, देश पर थोपते हैं। और बाकी सरकारें हैं, वो चूँकि उनको भी अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट लाना है, निवेश हुँ, लाना है, हुँ, हुँ, पूंजीपतियों को आकर्षित करना है, तो हुँ, हुँ, मजबूरी में उनको भी करना पड़ेगा, तो पूरे देश में एक किस्म का, तो इस तरह से ये लेबर कोड लाने पर हुँ, आमादा है जी। और जिसका भारी विरोध हो रहा है। दूसरा संदीप जी, इसमें जैसे जब हम बात करते हैं कि लेबर कोड लागू हो रहा है, वो सब चीज़ें हैं, तो इसमें जो एक असंगठित क्षेत्र का जो एक बड़ा तबका है, क्या उस पे भी इसका एक असर देखने को हम लोगों को मिलेगा? उस पर अगर इसका असर होगा तो वो हम कैसे समझेंगे? देखिए, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस देश में जो टोटल वर्कफ़ोर्स है, यानी कि मज़दूरों, कर्मचारियों की जो आबादी है, वो 50 करोड़ है। जी। 50 करोड़ आबादी में लगभग 95 से लेकर के 96% असंगठित क्षेत्र के हैं। जी। असंगठित क्षेत्र का मतलब कि उनकी यूनियन नहीं है, हुँ, उन हुँ, वहाँ पे कोई नियम कानून पहले से ही नहीं लागू हैं। उनका कोई पीएफ का कोई ठिकाना नहीं है, हुँ, उनकी नौकरी का ठिकाना नहीं है, हायर एंड फायर वहाँ चल रहा है। अब तो एफटी वगैरह सब लागू कर रहे हैं, तो एफटी वगैरह में जो लागू कर रहे हैं, उसमें 6-6 महीने की नौकरी है। आप हुँ, हीरो मोटर कार में आप चले जाइए, आप मारुति में चले जाइए, मारुति में 35,000 वर्कर काम करते हैं, हर 6 महीने, साल भर पर वहाँ वर्कर को निकाल दिया जाता है। हुँ, तो असंगठित क्षेत्र पर अब ये जो निकाला जाता है, अभी तक गैर कानूनी था। हुँ, लेकिन अब जब लेबर कोड लागू हो जाएगा, तो ये सारा का सारा कानूनी हो जाएगा। कानूनी हो जाए। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि सेफ्टी जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड हुँ, वर्किंग कंडीशन की जो बात थी, हुँ, हुँ, उसमें काम के घंटे बढ़ा अब दे देखिए बढ़ कितना ट्रिकी इन्होंने कर दिया है कि काम के घंटे जो हैं, इन्होंने कहा है कि हफ्ते में 48 घंटे काम जी, जी। करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा काम नहीं करवाया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने छूट दे दी है कि 12 घंटे आप काम करवा सकते हैं, 8 घंटे, 9 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करवा सकते हैं। तो उस हिसाब से जो प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, उसमें अगर वो 12 घंटे किसी मज़दूर से काम करवाते हैं, तो वो 5 दिन के अलावा काम नहीं करवा सकते, बल्कि 4 दिन ही काम करवा सकते हैं, क्योंकि जी, 12 चौक 48, 4 दिन में ही उनका 48 घंटा पूरा हो जाएगा। जी। तो जबकि ऐसा है नहीं, 3-3 फैक्ट्रियाँ बैठेंगी नहीं, तो हुँ, ऑलमोस्ट ये प्रैक्टिकली क्या होगा कि 12 घंटे का काम ये हो जाएगा। दूसरी हुँ, बात ये है कि हर 3 महीने में तिमाही में लगभग 50 घंटे से ज़्यादा ओवरटाइम नहीं करवाया जा सकता था, पिछला कानून था। हुँ, अब जो नया कानून आ गया है, उसमें 125 घंटे हो गए हैं। यानी कि 12 घंटे काम करवाने के अलावा भी आप काम करवा सकते हैं। यानी कि हुँ, इतना काम करवा सकते हैं जैसे 1800 और 1900 के शताब्दियों में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, तो जी, उस समय काम के घंटे कैसे होते थे कि सुबह जब सूरज उगता था और जब सूरज ढलता था, हुँ, तो ये काम के घंटे होते थे। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक का जो काम का घंटा, उसी के बाद से तो पूरी दुनिया में मई दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि पूरी दुनिया में आवाज उठी कि 8 घंटे काम हमें चाहिए। 8 घंटे आराम, 8 घंटे हम क्रिएटिव काम करेंगे और 8 घंटे हम आपका काम करेंगे। तो कहने का मतलब कि इस देश में जो पूंजीपतियों का मुनाफा है, उसको और दुगना-चौगुना करने के लिए ये काम के घंटे बढ़ा रहे हैं। सैलरी का जो मसला है, सैलरी पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। सैलरी इस समय मिनिमम वेज कहीं-कहीं 9,000 है, कहीं 10,000 है और जैसे हरियाणा में साढ़े 9,000 के आस-पास मिनिमम वेज है। हुँ, जबकि दिल्ली में आप चले जाएँ, तो 17-18 से लेकर के 20-21 तक मिनिमम वेज है। हुँ, लेकिन आपको अभी याद होगा कि मुंडका कांड हुआ था जी, जी। दिल्ली में, जिसमें 27 मज़दूर मर गए थे और उन मज़दूरों के परिजनों ने ये बात बताई और जो बचे बचे हुए मज़दूर थे कि उनको 8-8 हज़ार सैलरी मिलती थी। इसी दिल्ली में जहाँ पे केजरीवाल सरकार कहते हैं कि हम बहुत हमने तो मिनिमम वेज बढ़ा दिया है और हुँ, हम तो मज़दूरों के हितैषी हैं। हुँ, हुँ, लेकिन उसी दिल्ली में 8-8 हज़ार में लोग काम कर रहे हैं, आप ये समझिए। तो वेज पर कहीं पे भी कोई कहीं पे कोई बार नहीं लगा हुआ है, कहीं कोई रुकावट नहीं है, कोई इस पर बातचीत नहीं है। आप सैलरी चाहे जितना दीजिए और काम हुँ, चाहे जितना करवाइए और हायर एंड फायर है, जब आपको काम करवाना हो करवाइए, जब आपको निकालना हो निकाल दीजिए। लेबर कोड ये है। इसीलिए पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी या उनकी सरकार ने लेबर कोड का जो जब डिनाई किया था, तो उसने ये बात कही थी कि लेबर कोड जो है वो बंधुआ मज़दूरी है। हुँ, बेसिकली ये बंधुआ मज़दूर बना देंगे। और तीसरी जो सबसे प्रमुख बात है सेफ्टी का,
कि जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, यानी लेबर कोड में अब ये कह दिया गया है कि कोई इंस्पेक्टर किसी फैक्ट्री में जाकर के कोई भी जांच पड़ताल नहीं कर सकता है। तो जांच पड़ताल नहीं कर सकता है तो हापुड़ जैसी घटनाएं हो रही हैं। हापुड़ में क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए उसने लाइसेंस लिया और वहां पटाखे बनाने लगा। जी, और वहां पे न कोई फायर सेफ्टी थी, न कोई एनओसी था, न कुछ था, क्योंकि डीएम कह रहा है कि हमें पता करना पड़ेगा कि वहां क्या बन रहा था। यानी कि प्रशासन बिल्कुल भी फैक्ट्री गेट के अंदर नहीं जाएगा। और जो पहले इंस्पेक्टर जाकर के अचानक चेक करते थे कि हाँ, आपकी फैक्ट्री में क्या है, सुरक्षा की व्यवस्था है कि नहीं, फलाना ठिकाना, ये सब करते थे। अब वो जो लेबर अफसर हैं, वो अब वहां पे जाएंगे ही नहीं। तो एक तो ये मामला हो गया और इससे क्या होगा कि जब आप फैक्ट्रियों में, तो मुनाफा कमाने के लिए फैक्ट्री मालिक जो हैं, अधिक से अधिक सुरक्षा जो उपाय हैं उसकी अवहेलना करेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे, उसको नजरअंदाज करेंगे और उसकी वजह से फैक्ट्रियों में हादसे बढ़ेंगे, मजदूरों की मौतें होंगी। और आप ये देखिए कि पिछले एक महीने में ही लगभग 50-60 मजदूर मर गए हैं इस देश में। हर साल लगभग 2-4 बटालियन के बराबर जो है, वो मज़दूर इंडस्ट्रियल औद्योगिक जो दुर्घटनाएँ होती हैं, उसमें मारे जाते हैं। और सरकार उसके प्रति कोई जवाबदेही नहीं तय कर रही है, बल्कि जवाबदेही खत्म कर रही है। आप ये समझिए कि जितने भी छोटे फैक्ट्रियाँ हैं, छोटे कारखाने हैं, उसमें ज़्यादातर 20-20, 25-25, 100-100 मज़दूर काम करते हैं। लेबर कोड लागू हो जाएगा तो उस पर तो नियम कानून ही नहीं लगेगा। ये भी जो नियम कानून है, आपको मैं बता दूँ कि 300 जिस फैक्ट्री में 300 वर्कर हैं, वहाँ पे ये नियम कानून लागू होगा। यानी जी। 300 से नीचे वाले पर तो कोई कानून लागू ही नहीं होगा। तो आप ये समझिए कि इस देश में वैसे भी 90% जो इंडस्ट्री है, वो बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जहाँ पे 20-25 लोग, 100 लोग, 200 लोग काम करते हैं। और पहले ये नियम था कि जहाँ 100 तक जितने लोग हैं, 100 अगर लोग काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, वहाँ तो सारे नियम कानून लागू होंगे। अब ये 300 हो गया है, तो इसका मतलब कि कोई नियम कानून नहीं लागू होगा आमतौर पर। और जो बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने ताकत के दम पर, पैसे के दम पर, वो वैसे भी कोई कानून नहीं मानती हैं। उनका तो सीधे जैसे मारुति का है, तो उनका तो सीधे जापानी एम्बेसी से उनकी बात होती है। अगर उनको कोई तकलीफ होती है, तो सीधे जापानी एम्बेसी को कहते हैं कि भाई भारत सरकार को कहिए कि ये हमें परेशान ना करें। तो ये हालात जो हैं, ये जो देश के हालात हैं, किसान तो वहाँ जा करके उन्होंने अपने माँगे मनवा ली, हालाँकि वो अभी आधी-अधूरी ही हैं, लेकिन मज़दूर अभी उस तरह से संगठित नहीं है। मज़दूरों की तरफ से जो ट्रेड यूनियनें हैं, वो भी बँटी हुई हैं, वो जी। खंड-खंड में हैं। बिल्कुल, तो एक ये यही स्थिति है। यही जो सवाल है कि किसान किसान जो थे, किसान जो बिल आए थे, तीनों कृषि कानून जिनका आपने ज़िक्र भी किया और साथ में ही लेबर कोड को भी लेके आए। तो उसी के साथ किसान आए, यहाँ इन्होंने बड़ा आंदोलन किया, बड़ी एक जॉइंट फ्रंट बनाया, उसके साथ अपनी लड़ाई लड़ी, चाहे उसमें भले ही कुछ ही माँगों पर उनकी सहमति बनी हो। तो क्या लगता है कि अभी जैसे हम देखते हैं कि जो देश भर की जो ट्रेड यूनियन है संगठन है, मज़दूर यूनियन है, क्या वो भी किसी जॉइंट फ्रंट को लेकर बनाने की योजना में है, इसको लड़ाई को उसी तरीके से लड़ने की योजना में है? हाँ, मैं समझ गया। तो ट्रेड यूनियनों की जो दिक्कत है, वो एक, अब आप समझिए ट्रेड यूनियन कहाँ पे है? हुँ, जहाँ जो जितनी ट्रेड यूनियनें हैं, वो संगठित क्षेत्र में हैं। हुँ, और संगठित क्षेत्र जो है वो मुश्किल से 6 या से 6 और 7% है, 6 या जी, 7% है। यानी कि जो जी, जी, टोटल वर्कफ़ोर्स है, हुँ, उसमें सिर्फ 6 या 7% वर्करों, कर्मचारियों और जो मज़दूर हैं, उनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ट्रेड यूनियनों का जो बेस है, वो पहले से ही खोखला है, उनकी हुँ, ज़मीन नहीं है। हुँ, वो कहने के लिए हज़ारों हजार ट्रेड यूनियनें हैं, हुँ, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी है इस देश की, हुँ, अ, हुँ, वर्किंग जो आबादी है, मेहनतकश आबादी है, उसके पास ट्रेड यूनियन है ही नहीं। तो ट्रेड यूनियन कोई कॉल भी देता है, तो आप देखिए जनरल स्ट्राइक की कॉल होती है, लेकिन सारे हुँ, काम चलते रहते हैं। हुँ, पूरा गुड़गाँव की फैक्ट्रियाँ चलती रहती हैं, क्योंकि हुँ, गुड़गाँव की फैक्ट्रियों में असंगठित क्षेत्र के ज़्यादा लोग हैं, लाखों लाख लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हुँ, उनका कोई यूनियन नहीं है। हुँ, चूँकि यूनियन नहीं है, तो यूनियन की कोई स्वयंभू यूनियन, मान लीजिए सेंट्रल फेडरेशन जो है, एक्टू, सीटू, वेटक, हुँ, ये इंटक, ये सब मिल करके अगर कोई कॉल देते हैं, तो उनके जो बैंक बैंक में उनका थोड़ा बहुत पैठ है, उनका खनन में पैठ है, हुँ, बड़े-बड़े इंडस्ट्री में सरकारी जो मुलाजिम हैं, उनमें पैठ है, तो ये सारी चीज़ें बैंक-वैंक बंद रहते हैं, लेकिन बाकी सब चलता रहता है। हुँ, सड़क चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि जैसे आम हड़ताल का मतलब कि चक्का जाम होता है, यानी कि कुछ भी नहीं चलेगा, ना फैक्ट्री चलेगी, ना सड़क चलेगी। लेकिन होता क्या है कि आप जनरल स्ट्राइक, हर साल ये लोग जनरल स्ट्राइक का वो देते हैं और बोल देते हैं। उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो
जो ट्रेड यूनियन ही है, सेंट्रल ट्रेड यूनियनें हैं, सेंट्रल फेडरेशंस हैं, ये इनका आधार ही खत्म हो गया है। ये महज़ 6 या 7% लोगों को का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो भी ये जो 6-7% हैं, ये मलाई वाले हैं। ये 7th पे कमीशन पा रहे हैं, 70-80 हुँ, हज़ार हुँ। पा रहे हैं, इनको वैसे भी नहीं मतलब है। बहुत जी। सारे तो ये सोच रहे हैं कि हमें जल्दी से रिटायरमेंट मिल जाए, हमें वीआरएस हुँ, मिल जाए, हमें पैसा मिल हुँ, जाए और लेकर के हम घर जाएँ, हम घर कोई कारोबार करें, कुछ करें। ये बहुत चलने वाला नहीं है। जो फैक्ट्रियाँ हैं और जो सरकारी संस्थान भी हैं, वो यहाँ तक कि वो ये चाहते हैं कि जल्दी से इनको रिटायर कर दिया जाए, ताकि हम हुँ, उनकी जगह 20,000 वाला वर्कर ले आएँ। हम हुँ, हुँ, 80,000 क्यों देंगे? तो हुँ, हुँ, इसीलिए आप देखिए कि जो ऑटो सेक्टर में भी जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वो हुँ, बड़े पैमाने पर रिटायरमेंट दे रही हैं। आप ये कार फैक्ट्री थी नोएडा में होंडा की, उसने 1,000 लोगों को ज़बरदस्ती वीआरएस दे दिया। हुँ, उसी तरह होंडा फैक्ट्री है गुड़गाँव में, मानेसर में, उसने लोगों को ज़बरदस्ती वीआरएस दे दिया। यही हाल मारुति में होने वाला है। हर जगह वो वीआरएस दे करके और पूरे देश में 20,000 10,000 के मज़दूर रखे जाएँगे। लेबर कोड उसकी शुरुआत है, लेबर कोड हुँ, उसकी भूमिका बना रहा है। हुँ, हुँ, कि जब 10-20 हज़ार का जो वर्कर है काम करेगा तो यूनियन नहीं बनाएगा। हुँ, क्योंकि यूनियन क्यों ही बनाएगा तो उसको डर होगा कि उसको तुरंत निकाल दिया जाएगा। आज भी जो वर्कर यूनियन बनाने की तरफ जाते हैं, उनकी नौकरी चली जाती है, उनको ट्रांसफर कर देते हैं, उनको टर्मिनेट कर देते हैं, उन पर मुकदमा लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको माने ये बहुत ही गंभीर विषय है हुँ, और बहुत सारा इसीलिए देखिए कि आप जो मज़दूर हैं हुँ, ये जो वर्किंग कंडीशन है और काम के घंटे हैं और सैलरी कम देने का जो मसला है, उसके खिलाफ वो स्वतंत्र रूप से उभार है उनका, स्वतंत्र रूप से वो विरोध कर रहे हैं। हुँ, आप चाहे फॉक्सकॉन में चले जाइए हुँ, चेन्नई में, हुँ, चाहे वो विस्ट्रॉन में चले जाइए बैंगलोर में, वहाँ पे हुँ, 5-5 हज़ार वर्कर जो है सड़क पर एकदम उतर गए और हुँ, मैनेजमेंट के खिलाफ उन्होंने वो कर दिया जबकि उनकी कोई ट्रेड यूनियन नहीं थी। तो जो जी, स्वतंत्र जो विस्फोट है मज़दूरों का चूँकि एक ट्रेड यूनियन लीडर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये सरकार के लिए ही दुखद है और सरकार के लिए ही घातक है कि सरकार पहले ये कहती थी कि चलिए हम लेबर कोर्ट और लेबर कानून के मार्फत हम आपका मसला सुलझाएँगे, आप शांत हुँ, रहिए आप अब चूँकि सरकार ने ही लेबर कोड और वो सारा लेबर कोड और जो लेबर कानून है वो खत्म कर दिया है, तो अब सरकार के पास कुछ कहने के लिए बचेगा नहीं, तो सरकार क्या करेगी? हुँ, सरकार अब तो मज़दूरों से कह नहीं सकती कि नहीं-नहीं वो तो ये तो सब जुडिस मामला है, ये अदालत में चल रहा है, इस पर हम अभी अब कुछ नहीं कहेंगे। तो जब सरकार के पास ये कहने के लिए रहेगा नहीं, तो सरकार बल प्रयोग करेगी। हुँ, आप अग्निवीर से भी जोड़िए, हुँ, अग्निवीर के जितने भी लोग हैं, वो जो रिटायर होंगे, वो कहाँ जाएँगे? वो जी, इन फैक्ट्रियों में बाउंसर बनेंगे। हुँ, ये हुँ, अग्निवीर ये इंडस्ट्रियल जो लोग हैं, इनकी प्राइवेट सेना उनकी प्राइवेट पुलिस होगी। हुँ, आप जानते ही हैं कि कुंडली में आप रहे हैं, कुंडली में हुँ, जब नवदीप कौर गिरफ्तार हुई थी, जी, तो जी, नवदीप कौर ने बताया था कि वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल जितने भी मालिकान हैं, उन्होंने एक पुलिस बनाई है, अपनी पुलिस बनाई है। हुँ, तो जो सबसे ज़्यादा अगर कभी भर्ती होगी अग्निवीरों की तो यहाँ पे होगी और जी, यही जो किसान के बेटे हैं जो अग्निवीर बनेंगे और रिटायर होकर के और वही जो किसान के बेटे जाके मज़दूरी करेंगे वहाँ फैक्ट्री में वो उन पर लाठी चलाएँगे। तो ये हालात इस देश में बड़े भयंकर हालात होने जा रहे हैं। तो संदीप जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए और हमसे विस्तार से बात करने के लिए। धन्यवाद। बहुत-बहुत थैंक यू।